नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। राजनीति में हर तस्वीर के मायने होते हैं। इन तस्वीरों के सहारे यूपी की सत्ता की तासीर बदलना माना जाता है। ऐसा कई बार हुआ है जब सत्ता के लिए सियासी दलों को गठबंधन करना पड़ा है। सियासी कुर्सी के लिए सभी दल वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। ऐसे में एसपी यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजर पूर्वांचल पर जाकर टिक चुकी है और जहां अखिलेश यादव ने सुभाषपा से गठबंधन का ऐलान कर सत्ता में आने का दावा क्यों ना कर रहे हों, लेकिन अखिलेश यादव की सत्ता की राहें आसान नहीं हैं। यही कारण है कि पूर्वांचल के साथ अखिलेश अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करना वो बिल्कुल नहीं भूलते। करेंगे इस पर आज चर्चा। तो अखिलेश में कितनी धार, यूपी के वोटर किसको चाहेंगे और किसको पसंद करेंगे, बीजेपी को मात देंगे, पूर्वांचल से आएगी सरकार, क्या होगा, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि अखिलेश लगातार यूपी के 2022 पर निशाना साधे हुए हैं। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं, पूरी तरह से धार वो बना रही हैं किसी तरह से भी सत्ता में आए और सत्ता में कुर्सी के लिए सब चल रहा है। पूर्वांचल से लखनऊ पर निशाना है। अखिलेश राजभर का साथ बीजेपी को क्या दे पाएंगे मात, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। पूर्वांचल के सहारे यूपी जीत पाएंगे अखिलेश। आपको बता दें पूर्वांचल में विधानसभा की 156 सीटें हैं और इस पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। हर एक राजनीतिक पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह से बस सत्ता में आ जाएं और लगातार बीजेपी भी यही चाहती है कि सत्ता रिपीट की जाए और उसके लिए भी तमाम कोशिशें, तमाम विकास के वादे, विकास के नारे, विकास की बातें लगातार की जा रही हैं। ऐसे में अखिलेश के साथ अगर हम बात करें तो जिस तरह से राजभर के आने के बाद कुछ अलग नज़र आ रहा है, उसी तरह से वो पूरी नज़र पूर्वांचल पे गड़ाए हुए हैं। देख सकते हैं तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं लगातार इसी मुद्दों को लेकर और मेहमान हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे और फिर उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले लगातार आपको बता रहे हैं अखिलेश राजभर का साथ बीजेपी को क्या दे पाएंगे मात, पूर्वांचल के सहारे यूपी जीत पाएंगे अखिलेश। पूर्वांचल पर हालांकि सबकी नजरें हैं और बीजेपी भी पूर्वांचल में कोई भी दाव नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए लगी हुई है और लगातार 22 में फिर दौड़ेगी साइकिल या कमल जाएगा खिल, ये भी बताएंगे हम, क्योंकि जिस तरह से लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए सबने कमर कस ली है और पूरी तरह से लगे हुए हैं। अपने अपने तरीके से वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है, अपने अपने इंतजाम किए जा रहे हैं किस तरह से सत्ता में वापस लौटना है या फिर सत्ता को रिपीट करना है। इसको लेकर लगातार हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं जिस तरह से अखिलेश राजभर का साथ आना हुआ है उसको लेकर भी सियासी गलियारों में अलग अलग हलचल है। हालांकि चाचा को लेकर भी अखिलेश को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। इन गलियारों में, राजनीतिक के गलियारों में रोजाना इस पर अलग अलग विचार विमर्श किए जा रहे हैं, अलग अलग नतीजे निकाले जा रहे हैं। हालांकि 2022 में साफ हो जाएगा कि कौन किसके साथ आएगा और कैसे सत्ता हासिल कर पाएगा। इन सब पर आज हम करेंगे चर्चा। अखिलेश राजभर का साथ बीजेपी को क्या दे पाएंगे मात, इसी पर हम आज बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको लगातार बता रहे हैं पूर्वांचल में विधानसभा की जो 156 सीटें हैं उस पर हर किसी की नजरें हैं और इस नजरों के साथ वो ये चाहते हैं कि इस सीटों पर कब्जा कर लिया जाए और अगर इन पर कब्जा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वही सत्ता की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसलिए लगातार सुहेलदेव जो भारतीय समाज पार्टी है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये चर्चाएं थी कि वो बीजेपी के भी साथ जा सकते हैं, लेकिन अब अखिलेश के साथ आने के बाद कुछ रंग बदल रहा है। राजनीति के अलग अलग समीकरण आ रहे हैं, अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय आ रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि वोटर किसको पसंद करेंगे, ये 2022 ही बता पाएगा, क्योंकि समय से पहले ये बताना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि कोशिशें लगातार जारी हैं और शुरू हो चुकी हैं। तो कहीं प्रतिज्ञा यात्रा, तो कहीं विजय रथ यात्रा और कहीं परिवर्तन यात्रा और कहीं संकल्प और आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है और इन यात्राओं के जरिए वोटरों को साधने की जो कोशिशें, जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा कि 2022 में किस तरह से कौन अपनी कुर्सी जमा पाता है या किसकी कुर्सी खिसक जाती है, इन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको बता दें पूर्वांचल को लेकर जिस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, जिस तरह की राजनीति की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर समझ में आता है कि पूर्वांचल को साधने की कोशिश हर राजनीतिक पार्टी कर रही है।
हर पार्टी उधर नजरें गड़ाए हुए है। पूरी तरह से पूर्वांचल पर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से पूर्वांचल के वोटरों को साधा जाए, पूर्वांचल की सीटों को कब्जाया जाए, उसी से कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए आसानी होगी। तो निषाद पार्टी को एक सीट पर जीत मिली थी। आपको बता दें, जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। पूर्वांचल का जो समीकरण है वो लगातार आपको बता रहे हैं। यूपी के पूर्वांचल में आते हैं 26 जिले, और आपको बता दें 26 जिलों पर सबकी नजरें हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं। हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि पूर्वांचल में किसी तरह से वोटरों को अपने पक्ष में कर लिया जाए, और इसके लिए तमाम कोशिश की जा रही है। तो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे आज के मेहमान। हम बता दें, सबसे पहले परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, स्वागत है सर आपका। प्रशांत उमराव प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर सर आपका। और रोशनी कौशल जायसवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, और शुरुआत यहीं से, क्योंकि अखिलेश राजभर का साथ और बीजेपी को क्या दे पाएंगे मात, इसलिए सबसे पहला सवाल समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो जवाब दीजिए सर, किस तरह से अखिलेश यादव आ रहे हैं और लगातार जिस तरह से वोटरों को साधने की कोशिश पूर्वांचल में की जा रही है, पूर्वांचल पर सबकी नजरें हैं, अखिलेश कैसे देख रहे हैं पूर्वांचल को? और क्योंकि पूर्वांचल से जिस तरह से लगातार सीटों को साधने की जो कोशिश की जा रही है वो सारी जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है, तो कैसे साध रहे हैं आप वोटों को और कैसे सरकार बना पाएंगे? क्या राजभर के साथ आने से आप सरकार बना पाएंगे? अनिरुद्ध, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शायद हमसे तकनीकी दिक्कत की वजह से अभी जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं। रोशनी कुशल जायसवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या प्रतिज्ञा यात्रा विजय रथ यात्रा पे भारी पड़ जाएगी? रोशनी कुशल जायसवाल जी। देखिए, हमारी जो प्रतिज्ञाएं हैं कांग्रेस पार्टी की, उन 8 प्रतिज्ञाओं में जनता का हित है। और जिस तरह से पिछले 4.5 साल से सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो जनता के सुख दुख में नजर आई है, चाहे आप हाथरस का कांड देख लीजिए, चाहे आप लखीमपुर का कांड देख लीजिए, चाहे आप बनारस में जितनी बार भी प्रियंका दीदी आई हैं, अगल बगल के जितने जिले हैं वहां पे जितने लोग जरूरत के समय में उन्होंने प्रियंका जी को याद किया, प्रियंका जी उनके समय पे खड़ी रही हैं। अखिलेश जी रैली करके अगर ये सोच लें कि वो वोट बटोर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। जनता के सुख दुख में कौन खड़ा हुआ है जनता देख रही है। कोरोना के पीक समय में जब सारे दल के नेता अपने घर में दबक के बैठे हुए थे तो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही थे जो सड़क पे लोगों की मदद कर रहे थे। और आज तक जहां जरूरत पड़ती है सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नजर आते हैं। सपा के कार्यकर्ता हो चाहे भाजपा के चाहे सपा के, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति फैला रहे हैं। भाजपा अगर आप बात करें तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे टिकी हुई है। 4.5 साल पहले जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जितने वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा किया नहीं। जनता समझ चुकी है, न कोई नई नींव रखी गई। मेट्रो ट्रेन की कोई भी एक मेट्रो ट्रेन चालू नहीं हुई है, कोई भी एक मेडिकल कॉलेज चालू नहीं हुआ, कोई भी एक विश्वविद्यालय चालू नहीं हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी महिला विश्वविद्यालय नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी को 4.5 साल 5 साल में नजर नहीं आया। 32 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा को मौका देके देख लिया, बसपा को मौका देके देख लिया, भाजपा को भी मौका देके देख लिया। अब 2022 में कांग्रेस को मौका देगी जनता और कांग्रेस भारी मत से जीतेगी। 40% आरक्षण अब प्रशांत उमराव जी भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगा रही हैं। रोशनी कुशल जायसवाल कई व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही हैं, जवाब दे दीजिए जल्दी सर। देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि राजस्थान में लगातार महिलाओं पर बर्बर अत्याचार हो रहा है। डेली महिलाओं पर, अनुसूचित जाति की महिलाओं पर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के बारे में थानों में रेप हो रहे हैं। राजस्थान के थानों में रेप हो रहे हैं लगातार। वहां पे डीएसपी थानों में रेप कर, अगर कोई पहले उत्तर प्रदेश में जवाब दे दीजिए सर। उत्तर प्रदेश में जवाब दे दीजिए सर।
उत्तर प्रदेश में बताइए कहाँ पे क्या क्या गलत मेडिकल कुछ नहीं व्यवस्थाओं हो रहा पर है। सवाल उठा रही हैं। यहाँ के एनसीआरबी के आंकड़े क्या कह रहे हैं? पुलिस 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 खुद स्वयं कार्रवाई करती है। अगर राजस्थान की जनसंख्या के अनुपात से देखिए 7 करोड़ की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनसंख्या के अनुपात से देखिए, और राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि हमारी सरकार यहाँ पे इसलिए प्रियंका वाड्रा जी नहीं आएंगे। यानी कि अशोक गहलोत जी स्वयं कहते हैं कि वो राजनीति करने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं तो राजनीति करने आ रही है। इनको राजस्थान नहीं दिखेगा, छत्तीसगढ़ नहीं दिखेगा, पंजाब नहीं दिखेगा। ठीक है सर, जवाब घुमा फिरा के दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। घुमा फिरा के ही देंगे ना। कोई नहीं, ऐसा मोदी रोशनी जी क्योंकि और तथ्य भी पे लोग बात हैं, करने और लायक। ठीक है रोशनी जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। एसपी के प्रवक्ता भी हैं जनेंद्र हमारे साथ। जनेंद्र, क्या अखिलेश यादव के राजभर के साथ आने से कुछ स्थिति बदल जाएगी? क्या लगता है, सत्ता आप हासिल कर लेंगे? बिल्कुल। अखिलेश यादव जी के साथ सुभाषपा का साथ आने और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आने से परिस्थितियां बहुत बदलेंगी। ये हमने त्रिस्तरीय चुनाव में भी देखा। जब बनारस में अगर आप देखेंगे त्रिस्तरीय चुनाव के समय 40 में से, जो प्रधानमंत्री का अपना गढ़ है, 40 में से केवल 7 सीटें मिली थी उन लोगों को, भाजपा को। और ये पूरा केवल बनारस का हाल नहीं था, ये चाहे लार हो, मऊ हो, केवाड़ा हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, ये पूरे क्षेत्र का हाल था जहाँ पे 10 से 12%, 15% मैक्सिमम सीटें मिली थी त्रिस्तरीय चुनाव में। हालांकि त्रिस्तरीय चुनाव का विधानसभा चुनाव से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन आंकड़ों की दृष्टि से देखेंगे तो इससे आपको बहुत हद तक समझ में आएगा। दूसरी चीज, जैसे कांग्रेस की हमारी बहन कह रही थी कि ऐसे रैली करने से चुनावों के समय अब कुछ नहीं होगा, तो मैं कांग्रेस की बहन से पूछना चाहूंगा कि क्या पिकनिक के बहाने 2-2 दिन उत्तर प्रदेश में आने से प्रियंका बहन हमारी स्थिति बदल? आप भी तो वहीं चले गए, अखिलेश यादव ने भी तो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, आप भी तो वहीं चले गए सर। आप में कौन सा बदलाव नजर आ रहा है? मेरा रखा गया था प्रियंका गांधी जी को। रोशनी जी, जब मैं आपके पास आऊंगा तब जवाब दीजिएगा प्लीज। आप जनेंद्र जी, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। नहीं रोशनी, कोई बात नहीं, आपको भी वक्त दिया जाएगा, आपके पास आऊंगा मैं, आप पूरा वक्त दिया जाएगा आपको। जनेंद्र जी, जवाब पूरा दीजिए। यही बता रहा था कि जब जो जनता समझती है कि ये गठबंधन, इसमें ये खराब है और ये अच्छा है, उस समय गठबंधन सफल नहीं होता। जब जनता को ये समझ में आ रहा है कि ये भी हमारे लिए काम कर रहे थे और ये भी कर रहे थे, लेकिन वोट आपस में बट रहा था और फायदा भाजपा को मिल रहा था, तो उस समय गठबंधन, जनता वोट उसी को देगी कि जब दोनों लोग काम कर रहे हैं जमीन पर, पूर्वांचल हो चाहे पश्चिम हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का हो। आप अखिलेश के साथ आए तो सब कुछ ठीक है, आप अखिलेश के साथ आए तो सब कुछ ठीक है, कांग्रेस चली गई थी तो कांग्रेस ठीक नहीं थी? नहीं, आपके लिए आपके पैमाने से बिल्कुल ठीक है? नहीं, जनता को ये लगा कि कांग्रेस ने कभी भी काम नहीं किया और 30 साल से वो सत्ता में है भी नहीं, 32 साल से। तो जनता को ये परसेप्शन जनता के मन में घर कर गया कि अखिलेश जी या तो काम करेंगे, लेकिन उनके साथ एक कांग्रेस है, यानी कि लगभग 100 सीटें इसे भी मिली थी, तो इसके भी मंत्री संत्री बनेंगे, तो वो लोग तो काम नहीं करेंगे। तो इस लिहाज से उतना उनको बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, अब आप अखिलेश और अखिलेश काम करेंगे, बाकी किसी ने काम नहीं किया, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? चलिए ठीक है, अनिरुद्ध प्रताप भी हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध प्रताप आम आदमी पार्टी से हैं। अनिरुद्ध प्रताप, रैली से पता ठीक है जनेंद्र जी, ठीक है। अनिरुद्ध प्रताप, जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी का ढोंग जरूर आप लोग करते हैं, लेकिन खुद वीआईपी सुविधाओं से लेस नजर आते हैं सारे नेता आपके। चारों के चारों नेता हमेशा वीआईपी सुविधाओं में रहते हैं। ड्रामा जरूर किया जाता है कि हम आम आदमी और आम आदमी की सरकार बना रहे हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे कहीं और हो। जवाब दीजिए सर। जयदी साहब, सबसे पहले तो जय हिंद और इंडिया न्यूज के सारी दर्शकों को बहुत मेरा नमस्कार जी। नमस्कार जयदी साहब, एक बात बताइए, आपने जो ये बात रखी कि हमारे नेतागढ़ जो है वीआईपी सिक्योरिटी में दिखाई देते हैं, आप कभी भी नोटिस कर लीजिए, और आप तो एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के एंकर हैं, और आपने खुद ये नोटिस किया होगा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब भी जहां भी जाते हैं, वो ना एक वीआईपी स्टाइल का जो एक नेता का परिवेश होता है ना, वो परिवेश अपनाते हैं, ना उस तरह की उनकी वेशभूषा होती है। दिल्ली के बहुत बड़े घर में रहते हैं सर, वो कई सारी गाड़ियों से चलते हैं वो। आम आदमी जब उनसे मिलने जाता है तो वक्त नहीं मिलता उनको। ये तो जो आप जो ये वाली बात कह रहे हैं, इसका जवाब मैं इस चीज से देना चाहूंगा। हाँ, दीजिए। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिस
विधायकों के ऑफिसों को, जिसके मंत्रियों के ऑफिसों को ISI मार्क की रेटिंग मिल रखी है सुविधाओं के नाम पे, जनता सहूलियत के नाम पे। ठीक है, रही बात ये, दूसरी बात यहाँ पे चल रही थी NCRB के आंकड़ों की बात चल रही थी। जी। तो मैं पूछना चाहूंगा बाकी सरकारों को, ये जो दूसरी सरकारों पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये खुद की गिरेबान में झांक के देखें। आज हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि NCRB का डेटा ये बोलता है, NCRB का डेटा वो बोलता है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, NCRB का डेटा हाथरस के बारे में क्या बोलता है, लखीमपुर के बारे में क्या बोलता है, क्या बोलता है उस इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या, जिसकी हत्या एक पुलिस ऑफिसर कर देता है, मनीष गुप्ता के बारे में क्या बोलता है। इन आंकड़ों क्या इन सब घटनाओं में आरोपी नहीं पकड़े गए क्या? क्या पुलिस ने किसी आरोपी को बचाने का प्रयास किया है क्या? अरे झूठ की दुकान। प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी, मैं आऊंगा आपके पास, बोलने दीजिए सर, उनको भी वक्त दिया है। प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रशांत उमराव जी, मैं आपके पास आऊंगा। झूठ की दुकानें हैं। दुकान की आरोप लगाने दीजिए सर, जवाब आप दीजिएगा जब मैं आपके पास आऊंगा। प्रशांत उमराव जी, राम मंदिर का विरोध करता था, अब वहाँ राम मंदिर जाके प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी, कहता था मेरी नानी कहती थी कि प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनिरुद्ध को बात पूरी करने दीजिए। प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी, ऐसे चर्चा नहीं बढ़ पाएगी। प्रशांत उमराव जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रशांत उमराव जी, मैं आपके पास आऊंगा सर, जवाब पूरा लेने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हैदर जैदी साहब, ये जो कालनेमी रूपी राम भक्त बनते हैं, जी। अरे फर्जीवाल है, वो तो कह रहा है कि मेरी नानी कहती थी। प्रशांत उमराव जी, कंप्लीट करने दीजिए सर। अरविंद केजरीवाल तो ढोंगी है, राम मंदिर का लगातार विरोध कर रहा था। उमराव जी, मैं आपके पास आऊंगा, जब आपसे जवाब मांगा जाएगा दीजिएगा सर, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा। प्रशांत जी, प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रशांत जी, में 18.5 करोड़ की हो गई। कंप्लीट करिए अनिरुद्ध, जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, और लोगों से भी जवाब लेने। देखिए मेरी बात जल्दी कंप्लीट करिए। ये लोग, हमने तो इनके बीच में इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि ये जल्दी पूरा कीजिए सर, हमारे पास आरोपों का जल्दी पूरा कर लीजिए सर। मैं जैदी साहब यही कहना चाहूंगा कि ये कालनेमी रूपी राम भक्त सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे चंदा चोरी करना जानते हैं, और 2 करोड़ की जमीन को किस तरीके से 5 मिनट में 18 करोड़ की बना के बेचना जानते हैं। ये कालनेमी रूपी राम भक्त है, इनका राम से, रामायण से कोई लेना देना नहीं है, और जनता ये बात समझ चुकी है। इसलिए आने वाले चुनाव में जनता मूलभूत सुविधाओं को आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा सर, कौन कितने पानी में है, सबका पता चल जाएगा। जैदी साहब, रोशनी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस की 8 प्रतिज्ञाएं हैं, 8 प्रतिज्ञाएं आपने ली हैं इस बार। हर बार हालांकि प्रण आप लेते हैं, कोई ना कोई नारा राहुल गांधी भी देते हैं, और इस बार कांग्रेस प्रियंका गांधी ने भी दे दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और इसीलिए टिकटों में महिलाओं की 40% भागीदारी भी आपने सुनिश्चित कर दी है। और ऐसे में जो और बाकी प्रतिज्ञाएं हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए, कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं आपकी। कोरोना में जितने लोग परेशान हुए हैं, उन लोगों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया है प्रियंका दीदी ने। और सरकार बनने पे लड़कियां जो अपने घर से निकल के जो 8 प्रतिज्ञाएं हैं, वो 8 प्रतिज्ञाएं बता दीजिए। रोशनी कुशल जायसवाल जी, हाँ जी, पहली प्रतिज्ञा यही है कि कोरोना में जिन लोगों पहली प्रतिज्ञा आपकी गलत बता रहे हैं, आप टिकटों में भागीदारी की है 40%। दूसरी प्रतिज्ञा किसानों का पूरा कर्जा माफी को लेकर है। नहीं, हाँ जी, लाइन वाइज अगर आप पूछ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, क्रम वाइज बता दीजिए ना हमारे दर्शकों को, जो आपने घोषणाएं कर दी हैं और जो प्रतिज्ञाओं के अनाउंस आपने कर दिए हैं वो बता दीजिए क्रम वाइज। हाँ जी, पहली प्रतिज्ञा है 40% आरक्षण महिलाओं को। दूसरी प्रतिज्ञा है सरकार बनने के बाद लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन, क्योंकि लड़कियों को अपने घर से पढ़ने के लिए जाने में बहुत परेशानी होती है, तो उनके पास अगर स्कूटी होगी तो वो अपनी पढ़ाई ढंग से पूरी कर पाएंगी, क्योंकि 1 लाख रुपए हो गया है स्कूटी का दाम, ठीक है, जो कि मध्यम वर्ग परिवार के लिए खरीदना एक नामुमकिन जैसा हो गया। तीसरी बताइए। फिर किसानों का कर्जा माफ, ठीक है। चौथा, कोरोना में जिन लोग परेशान हुए हैं उन लोगों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद, और पांचवा कि 10 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। अगर आपकी कितनी भी तबीयत खराब हो, कोई भी बीमारी हो, आपको 10 लाख रुपए का सरकारी इलाज देगी कांग्रेस गवर्नमेंट। किसानों के लिए गन्ने का मूल्य 400 रुपए करने का वादा किया गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में एक सपना था,
जो कि करने का वादा तो करती है भारतीय जनता और पार्टी, गेहूं लेकिन धान को कर नहीं पाई। लेकर, गेहूं धान को लेकर क्या घोषणा की है? गेहूं धान की बात बताए, 2500 था, अब 400 रुपए करने के लिए बात की गई है। उसके बाद हम्म सातवां अगर आप बात करें तो जितने भी सरकारी संस्थान हैं या सरकारी विश्वविद्यालय जो नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी, वो बनाने का वादा किया गया है। मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा करती तो है भारतीय जनता पार्टी, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कर नहीं पाती है। तो कांग्रेस ने जितनी प्रतिज्ञाएं ली, बिजली बिल को लेकर भी प्रतिज्ञा ली है आपने। हाँ, बिजली बिल हाफ करने का वादा किया गया है। तो बिजली बिल और कोरोना काल, आपको मैं बता दूं, प्रतिज्ञाएं आपकी हैं। कोरोना काल में जो बिल आए हैं वो भी माफ करने का वादा आपने किया। हाँ जी, तो ये प्रतिज्ञाएं कांग्रेस की हैं, बता मैं रहा हूं मैडम आपको। कांग्रेस की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं कांग्रेस पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में जितनी प्रतिज्ञाएं, जितने संकल्प लिए थे, उसमें से आधे भी नहीं पूरे किए। पूर्वांचल पर सभी की नजरें, आपकी भी तो नजरें हैं। वाराणसी से शुरुआत की है प्रियंका गांधी ने। बिल्कुल बिल्कुल, वाराणसी से शुरुआत की है, और वाराणसी में जो भीषण भीड़ इकट्ठी हुई थी उसे पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा है। पश्चिम में कुछ नहीं है, भारतीय पूर्वांचल पर नजरें, पश्चिम में कुछ नजर नहीं आ रहा। पश्चिम में अभी लगातार रैलीज होंगी। अभी 31 अक्टूबर को भी गोरखपुर में रैली है कांग्रेस की, और अभी देखिएगा कि जितनी भीड़ बनारस में इकट्ठी हुई है उससे कई गुना ज्यादा भीड़ गोरखपुर जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आती हैं तभी आपके कार्यकर्ता नजर आते हैं कांग्रेस के। इससे पहले आपके कार्यकर्ता कहां चले जाते हैं? कार्यकर्ता कांग्रेस के सड़क पे हैं। और अगर आप बात करेंगे, प्रियंका गांधी जी जब आती हैं, प्रियंका गांधी जी जहां मुसीबत होती है वहां सबसे पहले खड़ी होती हैं। लखीमपुर की घटना अगर मैं आपको याद दिला दूं, रात में 12 बजे जैसे ही उनको पता चला, वो दिल्ली से लखीमपुर के लिए निकल जाती हैं। और यूपी के ही नेता माने जाते हैं अखिलेश यादव, वो अपने घर में रहते हैं और दिखावा करने के लिए थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। 3 दिन तक बंद रखा गया था हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उनकी जिद थी कि जितने लखीमपुर में किसानों की हत्या हुई उनके परिवार वालों से मिलेंगी, जो घायल है उनसे मिल के ही वापस जाएंगी, और उन्होंने वो अपना वादा पूरा किया। सरकार को झुकना पड़ा। 3 दिन कैद रहना गांधी परिवार के इतिहास में पहली बार हुआ था एंकर महोदय, इससे पहले कभी नहीं हुआ। जुर्म क्या था? कोई जुर्म नहीं था हमारी नेता का, उनका जुर्म सिर्फ इतना था। भारतीय जनता पार्टी तो करे सुरक्षा के लिहाज से किया था। अरे भारतीय जनता पार्टी अपने जो मंत्री थे उनको बचाने के लिए कर रहे थे। अभी तक मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया है उनको। उनका बेटा खुला घूम रहा है, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा नहीं हुई है। प्रशांत जी जवाब दे दीजिए। प्रशांत जी ठीक है। रोशनी कुशल जायसवाल सुना मैंने आपको, रोशनी कुशल जायसवाल मैंने आपको सुना। अब प्रशांत जी से जवाब, प्रशांत जी जवाब दे दीजिए। प्रशांत उमराव जी जवाब दे दीजिए। मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करना चाहिए था। शालीनता से जवाब दे दीजिए सर। अब रोशनी आप शांत हो जाइए। प्रशांत जी जवाब दे दीजिए। ये राष्ट्रीय चैनल पे आके कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। प्रशांत जी जवाब दे दीजिए। अरे आशीष प्रशांत जी जवाब दे दीजिए अब सर। जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए ना। रोशनी जी आप जवाब ले लीजिए। रोशनी जी ऐसे जवाब नहीं मिल पाएगा। आप जैसे लगातार चर्चा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, ऐसे जवाब नहीं मिल पाएगा। जवाब लेने दीजिए। प्रशांत जी जवाब दे दीजिए। तमाम आरोप इन्होंने आप पर लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं जो मंत्री का पुत्र था भले ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन उसके पिता को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। क्यों सर? आप ये बताइए क्या पिता पे एफआईआर किसानों ने कराई है? क्या कंप्लेंट में पिता का नाम है? क्या कहीं एफआईआर का नाम है? क्या कहीं कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दी है? क्या देश कोर्ट और संविधान से चलता, इस तरह फर्जी बातों से नहीं चलता कि चैनल पे सुबह से उठ के। लेकिन इनका ये आरोप है उस रसूख के रहते हुए जांच सही नहीं हो पाएगी सर। उसी पे मैं बता रहा हूँ जी। आज जो है हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कर रहे हैं। आपको अगर जांच में कोई संदेह लग रहा है आप कोर्ट जाइए। आप यहाँ पर डिबेट में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट प्रोसीजर से चलता है। और दोनों साइड के लोग गिरफ्तार किए गए जिन पर गाड़ी चलाने का आरोप है। लेकिन मंत्री जी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमारा बेटा उसमें हो ही नहीं सकता, हमारा बेटा मौके पर था ही नहीं। लगातार मंत्री जो झूठ बोल रहे हैं अपने बेटे के लिए, आपको लगे सर मंत्री जी लगातार ये कह रहे थे। अरे बर्खास्त कौन करेगा? क्यों बर्खास्त करेंगे? आप कोर्ट जाइए। एफआईआर में नाम दिया, प्रशांत जी कंप्लेंट में नाम दिया आपने, शिकायत में नाम क्यों नहीं डाला आपने अजय मिश्रा का? आपने शिकायत में नाम अजय मिश्रा क्यों नहीं डाला? 8 किसानों की हत्या करने के बाद कोर्ट से सजा होगी, चैनल पे क्या दर्शाता है? कोर्ट पे सजा होगी, प्रशांत जी प्रशांत जी अच्छा प्रशांत जी मेरा आपसे सवाल है। प्रशांत जी मेरा आपसे सवाल है। प्रशांत जी मेरा आपसे सवाल है, आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं, लखीमपुरी घटना को?
लखीमपुर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी जी। उसमें राकेश टिकैत जी की सहमति में बैठ करके चीजें वो सब उसको शांत करने का भी प्रयास किया गया। जो भी आरोपी थे सभी आरोपी गिरफ्तार किए दोनों तरफ से किए गए। जिन्होंने शुभम मिश्रा, हरिओम मिश्रा, श्याम सुंदर निशांत की लिंचिंग की थी उन भी कल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए और भी आरोपियों की पहचान की गई है जिन पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप था उनको सभी को गिरफ्तार किए गए। कोई बाहर नहीं है और जो है लॉ कोर्ट खुशी से काम करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि जो आरोपी हैं उनको ऐसे डायरेक्ट फांसी पे लटका दिया जाए? जब कोर्ट में मामला चल रहा है नहीं, वो प्रोसेस है सर, उस जांच होगी उसमें, लेकिन जो घटना वहां हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, ये आपको भी मानना चाहिए और लगातार इसकी निंदा भी करनी चाहिए। ऐसे लोग जो गाड़ी चढ़ा देते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं सर, ऐसे लोगों को आपको लगाम लगानी चाहिए। किसी की जान नहीं जानी चाहिए, किसी भी व्यक्ति की जान जाती है हमें दुख होता है। सभी हमारे देश के नागरिक, सभी हमारे देश के लोग हैं। अरे फर्जीवाद चुप बैठो जब मैं बोल रहा हूँ तो मंत्री जी ने प्रशांत जी, अरे मंत्री ने कोई प्रशांत जी, मंत्री ने कोई नहीं बयान दिया, झूठ मत बोलिए यहाँ पे। मंत्री का बयान 1 महीने पुराना था, मंत्री का बयान 1 महीना पुराना था, झूठ मत बोलिए। अरे मंत्री जी का बयान, मंत्री जी का बयान प्रशांत जी, 1 महीने पुराना बयान था। रोशनी जी, प्रशांत जी, चलिए 1 महीना पुराना ही किसानों को इस तरीके से धमकी देना क्या सही है? कोई ऐसा बयान नहीं है। प्रशांत जी, रोशनी जी शांत हो जाइए। मेरा पुराना इतिहास प्रशांत जी शांत हो जाइए। अनिरुद्ध को रिएक्शन देना चाह रहे हैं जी, अनिरुद्ध बताइए। जयदी साहब ये कितनी ही निर्लज्जता से झूठ बोल रहे हैं नेशनल टीवी पर बैठकर कि मंत्री जी। अरे तुम फर्जीवाद क्या झूठ बोलते हो? बेशर्म हो तुम लोग जो कहते थे कि मेरा नाम किसी मस्जिद में बनाई। प्रशांत जी शांत तो हो जाइए। अरे बेशर्म फर्जीवाद करो। अरे आरोप जरूर एक दूसरे पर लगाइए, लेकिन इस तरह से नहीं सर, इस तरह से नहीं। बेशर्म फर्जीवाद तुम, फर्जीवाद सबसे बड़ा बेशर्म आदमी है जो कहता था मेरा नाम किसी मस्जिद में नहीं जा सकते, वहां पे आरती करने जा रहे हो। अरे फर्जीवाद तुम सुल्तानपुर कोर्ट गए थे उसी वाले प्रशांत जी शांत हो जाइए। सबसे बड़े झूठे फर्जीवाद हो। प्रशांत जी शांत हो जाइए। अरे इनको शांत कराइए ना पहले, इनको शांत कराइए। अनिरुद्ध जी शांत हो जाइए, मैं सबको शांत कर रहा हूं सर। अनिरुद्ध जी शांत हो जाइए, अनिरुद्ध जी शांत हो जाइए। ठीक है सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मुद्दों से मत भटकाइए, मुद्दों पर बात कर लेते हैं। ऐसे अगर मुद्दों से भटकाएंगे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी और इंडिया न्यूज इसकी इजाजत नहीं देता सर कि इस तरह से हम चर्चा करें। तो एक बार हम चर्चा ठीक से कर लेते हैं सर, जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। अनिरुद्ध जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए सर, 1 सेकंड शांत हो जाइए। मेरा सवाल जरूर रहेगा, लेकिन आप शांत हो जाइए पहले। अनिरुद्ध जी आपसे ही मेरा सवाल है। पूर्वांचल से आप भी शुरुआत कर रहे हैं, अयोध्या आपके मुख्यमंत्री भी पहुंच गए आरती करने सर, तो क्या पूर्वांचल पर आप भी नजरें गड़ाए हुए हैं? जैसे सभी पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टी है पूर्वांचल से शुरुआत कर रही हैं, आपने भी बिल्कुल वहीं से फूंक दिया। देखिए हैदर साहब, मैं एक बात बताना चाहूंगा जी, राम हमारे लिए आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। अरे तो फिर क्यों कहते थे कि राम हमारा मस्जिद नहीं बन सकता? झूठे प्रशांत जी जवाब तो लेने दीजिए, प्रशांत जी जवाब लेने दीजिए, प्रशांत जी जवाब लेने दीजिए सर, आपके पास भी आऊंगा सर। प्रशांत जी जवाब लेने दीजिए ना, पूछने दीजिए सर। राजनीति हो रही है, या राम मन में है, या राम इससे पहले नहीं थे, या क्या राम अभी नजर आ रहे हैं, चुनाव में नजर आ रहे हैं? 2022 में सबको राम याद आ गए, इससे पहले राम याद नहीं थे? हैदर जी, मैं आपको पूछने दीजिए, अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए। बिल्कुल हैदर जी, देखिए हैदर साहब, ये बार बार कहा जा रहा है कि राम अब याद आने लगे, तो मैं बताना चाहूंगा, मैंने अपनी पिछली डिबेट में भी, वो भी शायद इंडिया न्यूज पर ही थी, मैंने यही बात रखी थी कि हैदर साहब, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उस स्थान की जिस स्थान पर दिल्ली में महात्मा गांधी वाल्मीकि के मंदिर में जाया करते थे, उस स्थान में जाया करते थे, और वहीं अरविंद केजरीवाल जी ने जो है अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। ये भी कहा था कि राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, समाज सेवा ही करूंगा, ये भी उन्होंने शुरुआत की थी सर। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर जब व्यवस्था परिवर्तन की बात आती है, ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जब कालनेमी रूप। जैनेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास, अनिरुद्ध जी की बात पूरी होने दीजिए। तब सच्चे राम भक्तों को आना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, राम हमारे लिए कभी भी राजनीतिक विषय नहीं रहे, हमारे लिए राम हमारी आस्था का विषय है, हमारी प्रेरणा का विषय है, पूरे देश की आस्था का विषय है, पूरे विश्व की आस्था का विषय है राम, आप ही की नहीं। बिल्कुल। और तीसरी बात जो मैं इनका जवाब देना चाहूंगा, 48 घंटे से ऊपर हमारे माननीय नेता माननीय संजय सिंह जी को लखीमपुर में अरेस्ट करके रखा गया सुरक्षा के नाम पर, ठीक है? यही जवाब था ना भाजपा के प्रवक्ता का। मैं पूछना चाहूंगा, इनकी सुरक्षा फिरोजाबाद में तब कहाँ गई जब इन्हीं के मंडल उपाध्यक्ष की निर्मम रूप से हत्या हो जाती है? वह इनकी सुरक्षा
सुरक्षा कहाँ जाती है जब इनके एक विधायक को सरेआम गोली मार दी जाती है? इनकी सुरक्षा कहाँ जाती है? मैं पूछना चाहूंगा जी से, जो लोग जनता की आवाज बनते हैं, सिर्फ उन्हीं को सुरक्षा के नाम पे क्यों दबाया जा रहा है? इस बात का जवाब दे प्रशांत जी। आप कालने में रूबी राम भक्त क्यों हैं? ठीक है, आपके जवाब मैं लूंगा प्रशांत जी से, लेकिन उससे पहले जैनेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। जैनेंद्र बताइए जल्दी। अजय भाई, मैं 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। जल्दी सर, जल्दी क्लियर करिए सर, समय का बड़ा अभाव है और चर्चा में ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जल्दी क्लियर कीजिए। एनसीआरबी के जो डेटा आया था, तो डेटा का सवाल आया था, तो मैं बता दूं कि 2017 में आईपीसी के तहत दर्ज जो मुकदमे थे वो 3,10,084 थे और 2019 में 3,59,131, यानी कि लगभग 40 से 45,000 टोटल अपराध बढ़े आईपीसी के तहत। दूसरी चीज ये 2020 के डेटा मैंने इस वजह से नहीं दिया क्योंकि जब पुलिस आयुक्त ने एनसीआरबी की डेटा का बता रहे थे तो उसके बाद पत्रकारों ने सवाल भी किया उनसे, तो उन्होंने बताया भी था कि 2 महीने 2.5 महीने जो पूर्ण लॉकडाउन रहा, उसके बाद आंशिक लॉकडाउन रहा, तो उसका तो असर पड़ता है, उन्होंने खुद माना था। दूसरी चीज यहाँ पे आई, कांग्रेस की हमारी बहन कह रही थी उत्तर प्रदेश में हम साथ ये प्रतिज्ञाएं करेंगे, तो कांग्रेस की बहन को याद होना चाहिए उनकी अगले साल जो 5 राज्य हैं जिनमें चुनाव होने, उनमें उनकी सरकार उत्तराखंड में भी है, मणिपुर में भी है। वहां क्यों नहीं ये महिलाओं को भागीदारी दे रहे हैं? वहां क्यों नहीं महिलाओं के लिए स्कूटी और लैपटॉप बांटने का काम कर रहे हैं? वहां के किसानों के क्यों नहीं आय को बढ़ाने का काम कर रहे हैं? ठीक तो है, मैं इनसे जानना चाहूंगा। ठीक है जैनेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं, रोशनी से जवाब ले लेते हैं। रोशनी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद है। एक बयान दिया था, बस जल्दी सर, जल्दी सर, समय का अभाव है। जो गृह राज्य मंत्री का बयान था वो 1 महीने पहले का था नहीं, 26 सितंबर का जहां घटना घटी है वहां से 70 किलोमीटर दूर उन्होंने बयान दिया था और 3 अक्टूबर को उनके लड़के ने ये घटना की थी। और ये कैसी विडंबना है कि 3 अक्टूबर के बाद 5 अक्टूबर को वो लड़का सभी जगह पर, सभी टीवी चैनलों पे इंटरव्यू दे रहा था अपने घर में बैठ के। तो इससे ही समझ में आता है कि अगर गृह राज्य मंत्री का बेटा है तो कितनी छूट है उसके पास और वो कितने दिन गायब रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने उसे जेल पहुंचवा दिया सर, भारतीय जनता पार्टी ने उसे जेल पहुंचवा दिया। ये जेल तो केवल दिखावा है, जेल से दोबारा से वो डेंगू के बहाने वो बाहर आ गए हैं। तो क्या बाहर रहना चाहिए था? आपको दिखावा लग रहा है तो बाहर रहना चाहिए था? नहीं, अभी मैं वही बता, अगर नहीं पहुंचवाते तो सवाल उठता सर। अब जेल पहुंचवा दिया तो क्यों सवाल उठा रहे हैं सर? अब जांच हो रही है ना, जांच के बाद पता चलेगा वास्तविकता क्या है। ठीक है सर, जेल में है क्या वो? ठीक है जैनेंद्र जी, जवाब लेने दीजिए। रोशनी जायसवाल से जवाब लेने दीजिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ये प्रतिज्ञाएं क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं? सबसे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता ने जो क्वेश्चन किया था राम मंदिर वाली बात, तो मैं पहले मैडम जैनेंद्र जी का जवाब दे पहले जैनेंद्र जी का मैं जवाब दे दीजिए। बाकी जगह कि सबसे पहले बात तो ये है कि प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। वो उत्तर प्रदेश में जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है और पहली बार ऐसा ऐतिहासिक फैसला हुआ है 40% आरक्षण महिलाओं को देने का, तो इसे तो हर महिला ने स्वीकारा है और इस पे बहुत ही ज्यादा खुशी जताई है। बाकी दल के नेताओं को इस पे खुशी बिल्कुल नहीं होगी, मुझे मालूम है इनको बहुत दुख होगा। लेकिन चुनाव तो बाकी जगह भी है ना मैडम, चुनाव तो उत्तराखंड में भी है ना मैडम। मैंने बताया आपको कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि यूपी से शुरुआत है, पूरे देश में बाकी जगह भी करेंगे, हो सकता है। हाँ। बिल्कुल 2024 का चुनाव नजदीक है और यूपी से शुरुआत है, हो सकता है पूरे देश में भी ऐसा हो। और दूसरा भाजपा के हो सकता है, होगा नहीं ना, हो सकता है मैडम। अरे कोई चीज शुरुआत हुई है तो जरूरी थोड़ी ना तो पूरे जरूरी है। नीति तो सब जगह एक सी होनी चाहिए ना, उत्तर प्रदेश नीति तो सब जगह एक सी होनी चाहिए ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीति बनाएंगे। उत्तर प्रदेश से कम शुरुआत तो हुई, जहाँ पे एकदम ही महिलाओं तो बाकी जगह भी कहिए ना कि बाकी जगह भी किया जाएगा, बाकी जगह भी विचार, बाकी जगह की महिलाओं को भी उतना स्थान देंगे आप लोग। बिल्कुल बाकी जगह भी संभवतः 2024 में इतना बड़ा डिसीजन देखने को मिलेगा। और जहां तक भाजपा प्रवक्ता ने मंदिर की बात की, तो मैं आपको बता देना चाहूंगी, भाजपा प्रवक्ता हो चाहे भाजपा का कोई भी नेता हो, जब उनसे बेरोजगारी की बात करेंगे तो वो राम मंदिर की बात करेंगे, जब आप उनसे महंगाई की बात करेंगे तो मस्जिद की बात करेंगे। तो इनके पास मंदिर मस्जिद के अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं है। आप तो मत कीजिए ना मंदिर मस्जिद, आप तो मत कीजिए ना मैडम, आप नहीं करते ना, कांग्रेस नहीं करती। आप रोशनी जी आप तो नहीं करते ना, आप मत कीजिए ना। नहीं मैं इनसे अगर बोलूंगी कि 1000 रुपए सिलेंडर मंदिर मस्जिद आप मत कीजिए, तो ये आप बोलेंगे मत कि अरे
मंदिर तो बना दिया ना। अरे अगर मेरे पास 1000 रुपए सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं है तो मैं मंदिर जाके क्या करूंगी? मेरे पास 100 रुपए का प्रियंका पेट्रोल वाड्रा क्यों खरीदने की मंदिर जा पैसा रही हैं? बात नहीं है। प्रियंका 100 रुपए वाड्रा का क्यों पेट्रोल खरीदने मंदिर के जा पास रही हैं? जनता के पास पैसे नहीं है, प्रियंका मंदिर की वाड्रा बात क्यों कर मंदिर जा रही है देंगे। फिर? अरे तो प्रियंका वाड्रा क्यों आपने मंदिर जा रही विकास हैं? के नाम पे क्या किया, शिक्षा के नाम पे क्या किया? उत्तर प्रदेश की बात नहीं, मैं तो पूरे देश की बात कर रही हूँ। प्रशांत जी महंगाई कह रहे हैं कितनी प्रियंका चरम वाड्रा सीमा भी तो पे है, मंदिर जा रही हैं। बेरोजगारी प्रियंका वाड्रा भी तो मंदिर जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी मंदिर जा रहे मंदिर हैं। जाना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपसे महंगाई की बात हो रही है तो आप महंगाई की बात करिए। अगर आपसे योगी जी की बात हो रही है तो आप योगी जी की बात करें। अजय सिंह बिष्ट का नाम आपने जैसे योगी कर दिया, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी नाम बदल प्रशांत जी जवाब दे दीजिए। ठीक है रोशनी जी, ठीक है प्रशांत जी जवाब दे दीजिए। जब भी आपसे पूछा जाता है कि महंगाई बढ़ रही है, जब भी आपसे पूछा जाता है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में, तो आप सीधा मंदिर पे चले जाते हैं। जवाब दे दीजिए सर। मंदिर सभी की आस्था है सर, मंदिर जरूरी है, मंदिर के बिना सब कुछ अधूरा है, लेकिन बाकी चीजें भी तो जरूरी है। राम मंदिर में महंगाई का मतलब राम मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी ने बनवा दिया ना मैडम। अरे तो मंदिर में जाके बाहर भीख मांगेगा इंसान, मंदिर के बाहर भीख मांगेगा इंसान। ठीक है प्रशांत जी जवाब दे दीजिए, व्यवस्थाओं का बता दीजिए सर। शुरू करती है राम मंदिर के नाम पे भी तो चंदा चोरी शुरू करती है। प्रशांत जी बताइए। मंदिर तो अरविंद केजरीवाल भी जाते हैं ना। अनिरुद्ध जी आप शांत हो जाइए। आप बस यही कर सकते हैं, आप बस यही कर सकते हैं। प्रशांत जी जवाब दे दीजिए। और आरोप लगा ठीक है अनिरुद्ध जी जवाब लेने दीजिए प्रशांत जी से। प्रशांत जी जवाब दे दीजिए, व्यवस्थाओं को लेकर तमाम आरोप आप पर लगा रहे हैं सभी विपक्षी दल। बता दीजिए सर क्या व्यवस्थाएं हैं आपके उत्तर प्रदेश में? राम मंदिर हमारी आस्था का विषय, जहाँ तक सभी राम मंदिर सर सभी की आस्था का विषय है। अरे आस्था तो हमारी भी है। प्रशांत जी राम मंदिर सभी की आस्था का विषय है सर, व्यवस्थाओं के बारे में बता दीजिए। प्रशांत जी आस्थाओं का सभी का विषय है राम मंदिर। राम सभी के हैं सर। प्रशांत जी व्यवस्थाओं पर जवाब दे दीजिए सर, राम तो सभी की आस्था का विषय है। आपने क्या किया? प्रशांत जी जवाब दे दीजिए, जल्दी जवाब आज दीजिए। सबसे अधिक कोविड का प्रबंधन उत्तर प्रदेश ने किया गया। चाहे केरला जैसा 3.5 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 8 से 10,000 से 12,000 के केसेस आ रहे हैं। जैनेंद्र जी शांत हो जाइए। प्रशांत जी जवाब दे रहे हैं। प्रशांत जी जवाब दे रहे हैं। जैनेंद्र जी शांत हो जाइए। कोविड में उन्होंने कहा मैनेजमेंट किया, मैं पूछ रहा हूँ जैनेंद्र जी पहले जवाब देने दीजिए ना सर। FIR क्यों लिखवाई? जैनेंद्र जी पहले जवाब लेने दीजिए। हाँ प्रशांत जी बताइए। नहीं अभी किसी को बोलने दीजिए। ऐसे नहीं प्रशांत जी वक्त बहुत कम है, जवाब दे दीजिए सर जल्दी से। और अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति का सबसे बड़ा धूर्त व्यक्ति है। 4 मार्च 2014 का इनका ट्वीट है। क्या है सर ये? क्या किसका ट्वीट है? ठीक है अनिरुद्ध जी जवाब तो देने दीजिए। धूर्त व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जैसा धूर्त व्यक्ति सुल्तानपुर कोर्ट के बारे में अयोध्या जा रहा है और दूसरों को राम मंदिर में भक्ति सिखा रहा है। ऐसे धूर्त लोग, ऐसे धूर्त फर्जी पाखंडी लोग व्यवस्थाओं पर जवाब नहीं देंगे प्रशांत जी। और इन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं के बारे में जवाब नहीं देंगे प्रशांत जी। और ऐसे दूसरे लोग आस्था की बात करते हैं, जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे। ऐसे धूर्त पाखंडी लोग, भ्रष्टाचारी लोग, ये लोग हमें आस्था सिखा रहे हैं। हम आज तो राम आस्था के विषय लगातार राम मंदिर की बात करती राम मंदिर को बनाने का काम किया है। और ये धूर्त लोग कहते थे हम राम मंदिर ऐसे नहीं बनाएंगे, विरोध करते थे। कांग्रेस के लोग राम मंदिर का विरोध करते थे। कांग्रेस का विरोध सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते रहे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है प्रशांत जी। प्रशांत जी समय बहुत कम है मेरे पास, इसलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। ठीक है सर, आप सभी लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, आपका बहुत शुक्रिया। रोशनी कुशल जायसवाल जी आपका भी शुक्रिया। प्रशांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और जैनेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध जी चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा को हमें यहीं समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फूफा जी को स्टेशन